अगर आप फ्यूचर्स मार्केट को भावनाओं पर चलाने की कोशिश करेंगे तो मार्केट आपको चलाएगा। जॉर्ज प्रूट का ये एक वाक्य, मतलब इसमें शायद ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई छिपी है। बिल्कुल। और इसी सच्चाई को समझने के लिए आज हम एक गहरी पड़ताल कर रहे हैं सिस्टमैटिक फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर। हमारे पास जो भी लेख और नोट्स हैं वो सब एक ही दिशा में इशारा करते हैं कि सफल ट्रेडिंग भविष्यवाणी या किस्मत का खेल नहीं है। हाँ, बल्कि एक मजबूत सिस्टम का नतीजा है। तो आज हमारा मिशन है ट्रेडिंग की इस दुनिया से भावनाओं, अंदाजों और हॉट टिप्स को निकालकर एक अनुशासित और व्यवस्थित सोच को समझना। हम ये जानेंगे कि ये सिस्टम आखिर है क्या, इसे बनाते कैसे हैं, और सबसे बड़ा सवाल, एक अच्छा सिस्टम होने के बावजूद ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स असफल क्यों हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये मिशन मतलब इसलिए जरूरी है क्योंकि ज्यादातर लोग बाजार में अगला बड़ा मूव पकड़ने आते हैं। हाँ, सबको लगता है कोई सीक्रेट है। सही बात है, उन्हें लगता है कि सफलता का राज किसी गुप्त इंडिकेटर या खबर में छिपा है, जबकि असलियत ये है कि सफलता का रहस्य प्रक्रिया में ही छिपा है। आज की चर्चा अनुमान लगाने के बारे में है ही नहीं, बल्कि एक ऐसा ढांचा बनाने के बारे में है जो इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी, उसके अपनी भावनाओं को ट्रेडिंग के समीकरण से ही बाहर कर दे। ठीक है, तो चलिए इस ढांचे को ही खोलकर समझते हैं। जब मैं सिस्टम शब्द सुनता हूं तो मेरे दिमाग में मतलब तुरंत कोई बहुत जटिल एल्गोरिदम या कोई महंगी ब्लैक बॉक्स टेक्नोलॉजी आती है। क्या वाकई एक कामयाब सिस्टम इतना जटिल होता है? नहीं, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। बल्कि एक मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम बहुत सरल हो सकता है, लेकिन वो 4 स्तंभों पे मजबूती से खड़ा होता है। पहला, एंट्री के क्रिस्टल क्लियर नियम, मतलब आप ट्रेड में कब और क्यों घुसेंगे। ओके। दूसरा, उतने ही स्पष्ट एग्जिट के नियम, यानी आप बाहर कब निकलेंगे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। ठीक है। तीसरा, जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो है निश्चित जोखिम। हर ट्रेड में आप अपनी कितनी पूंजी दांव पर लगा रहे हैं। और चौथा, एक दोहराने योग्य प्रक्रिया, मतलब ये नियम हर ट्रेड पर बिना किसी बदलाव के एक मशीन की तरह लागू होने चाहिए। मशीन की तरह? ये सुनना दिलचस्प है। तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम का असली काम शायद टेक्निकल सिग्नल देने से कहीं ज्यादा है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इन चारों स्तंभों का असली काम ही है भावनाओं को कम करना और अनुशासन को बढ़ाना। एक बहुत गहरी बात कही गई है, सिस्टम आपके लिए तब सोचता है जब आप गलती करने वाले होते हैं। वाह। सोचिए, बाजार में अचानक बड़ी गिरावट आई, आपका दिल तेजी से धड़क रहा है, डर हावी हो रहा है। हाँ, उस वक्त तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। बिल्कुल, उस वक्त आपका दिमाग सही फैसला नहीं ले सकता, लेकिन आपका सिस्टम ले सकता है, क्योंकि उसमें भावनाएं नहीं है। यही वो बुनियादी फर्क है जो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग, मतलब मनमाने व्यापार, और सिस्टम ट्रेडिंग को अलग करता है। अच्छा। डिस्क्रिशनरी ट्रेडर अपने मूड, डर, लालच और गट फीलिंग पर ट्रेड करता है, जबकि सिस्टम ट्रेडर सिर्फ डेटा और नियमों पर। हाँ। और फ्यूचर्स मार्केट की बनावट ही ऐसी है कि वो भावनाओं में बहने वालों को सजा देता है और प्रक्रिया पर चलने वालों को इनाम। ठीक है, तो ये साफ है कि एक सिस्टम हमें हमारी ही भावनाओं से बचाता है। तो अब इसके नियमों पे आते हैं। जॉर्ज प्रूइट जैसे कई दिग्गज वो सरल ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम पर बहुत जोर देते हैं। मुझे ये थोड़ा अजीब लगता है। आज के दौर में जहां हर कोई जटिल से जटिल स्ट्रैटेजी ढूंढ रहा है, वहां ये सरल पर इतना जोर क्यों? सुनने में ये बहुत आसान लगता है, और यही इसका सबसे बड़ा धोखा है। ट्रेंड फॉलोइंग का मूल सिद्धांत क्या है? ट्रेंड ऊपर तो खरीदो, ट्रेंड नीचे तो बेचो। हाँ। ट्रेंड ऊपर खरीदो, ट्रेंड नीचे बेचो। लेकिन जब ट्रेंड ऊपर होता है तो हर चीज महंगी लग रही होती है। हर अखबार, हर टीवी चैनल कह रहा होता है कि बाजार ओवरहीटेड है। सही बात है। डर लगता है उस वक्त खरीदने में। बहुत डर लगता है। और जब ट्रेंड नीचे होता है तो हर चीज सस्ती लगती है और हमारा मन कहता है बाय द डिप, मतलब गिरावट में खरीदो। तो ये सिस्टम का नियम इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति के ठीक उल्टा चलता है, और इसी वजह से इसे फॉलो करना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात मैंने पढ़ी थी। पैसा ट्रेंड की शुरुआत या अंत को पकड़ने में नहीं, बल्कि ट्रेंड के बीच के मोटे हिस्से को खाने में बनता है। बिल्कुल। ये बात उस पूरी सोच को ही पलट देती है जो हमेशा टॉप और बॉटम पकड़ने की कोशिश करती है। बिल्कुल। सिस्टम का काम भविष्य बताना है ही नहीं, उसका काम है जब एक ट्रेंड स्थापित हो जाए तो उसमें सवार हो जाना और बने रहना। और जब तक वो ट्रेंड मजबूत है तब तक बने रहना। इसीलिए एंट्री के नियम बहुत स्पष्ट होने चाहिए। वो हमेशा प्राइस एक्शन
और किसी इंडिकेटर की पुष्टि पर आधारित होने चाहिए। जैसे मैं तभी खरीदूंगा जब प्राइस 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर हो और RSI 60 के ऊपर हो। ये एक नियम है। ये नहीं कि मुझे लग रहा है बाजार ऊपर जाएगा, या किसी दोस्त ने टिप दी है। बिल्कुल नहीं। यहाँ एक सुनहरा नियम भी दिया गया है जो मुझे बहुत पसंद आया। कौन सा? अगर आप अपनी एंट्री के नियम को एक 10 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते तो वो ट्रेड भी मत लो। बहुत बढ़िया। ये नियम ट्रेडर को पूरी तरह जवाबदेह बना देता है। चलिए, एंट्री तो समझ आ गई, पर मुझे लगता है असली खेल एग्जिट में है, जिसे शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। और यहीं पर ज्यादातर लड़ाई हारी या जीती जाती है। एक बहुत दमदार लाइन है। एंट्री आपकी वैनिटी तय करती है, एग्जिट आपकी सैलरी। वाह। आपकी एंट्री कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर एग्जिट सही नहीं है तो नतीजा नुकसान ही होगा। एग्जिट के कई प्रकार हो सकते हैं। सबसे जरूरी है स्टॉप लॉस, जो नुकसान को लिमिट में रखता है। हाँ, जो आपके नुकसान को सीमित करता है। फिर है प्रॉफिट टारगेट, जो एक निश्चित मुनाफे पर आपको बाहर निकालता है। और एक होता है टाइम एग्जिट। अच्छा। यानी अगर एक तय समय तक ट्रेड कहीं नहीं जाता तो उससे बाहर निकल जाओ। लेकिन इन सब का एक ही मुख्य उद्देश्य है, मुनाफा कमाना नहीं, बिल्कुल, बल्कि आपकी पूंजी को बचाना। पूंजी बचेगी तो ही आप कल का खेल खेलने के लिए मैदान में टिके रहेंगे। ये पूंजी बचाने वाली बात बहुत जरूरी है, लेकिन मैं एक आम ट्रेडर की तरह सोच रहा हूँ जो कहता है मेरे पास एक अच्छा सिस्टम है, एंट्री और एग्जिट के नियम भी हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगातार नुकसान हो रहा है। ऐसा क्यों? अक्सर असली गलती इन नियमों में नहीं, कहीं और छिपी होती है ना? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। और वो गलती है रिस्क मैनेजमेंट में, खासकर पोजीशन साइजिंग में। यानी ये तय करना कि कितने लॉट लेने हैं। हाँ, एक बेहतरीन सिस्टम भी गलत रिस्क मैनेजमेंट के साथ फेल हो जाएगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख रुपए है। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण नियम है, किसी भी एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का 1 से 2% से ज्यादा का जोखिम कभी ना लें। 1 मिनट, आप कह रही हैं कि 1 लाख की कैपिटल पर किसी भी ट्रेड में मेरा नुकसान 2000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी की कैपिटल बहुत छोटी है तो 2% का मुनाफा तो बहुत कम होगा। क्या ये छोटे ट्रेडर्स के लिए व्यवहारिक है? ये तो उन्हें सालों तक एक ही जगह पे फंसाए रखेगा। ये एक शानदार सवाल है और हर नए ट्रेडर के मन में आता है। इसका जवाब थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है। ये सुनने में बहुत कम लगता है, लेकिन यही वो गणितीय नियम है जो आपको 10 लगातार गलत ट्रेड्स के बाद भी बाजार में बनाए रखता है। अच्छा। अगर आप हर ट्रेड में 10% का रिस्क लेते हैं तो सिर्फ 7-8 गलत ट्रेड्स आपकी आधी से ज्यादा कैपिटल खत्म कर देंगी। सही बात है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें 1 लाख से 2 लाख बनाने हैं, जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है कि उसे 1 लाख को 90,000 होने से कैसे बचाना है। पहला फोकस हमेशा पूंजी की सुरक्षा पर होना चाहिए, मुनाफे पर नहीं। अक्सर ट्रेडर ये गलती करते हैं, उनका सिस्टम तो अच्छा होता है लेकिन रिस्क गलत होता है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी ने एक सिस्टम बनाया जिसमें एंट्री एग्जिट के नियम हैं और 2% का रिस्क मैनेजमेंट भी तय है। अब सवाल ये है कि अपनी मेहनत की कमाई लगाने से पहले हम कैसे जानें कि ये सिस्टम काम का है भी या नहीं? यहीं पर बैक टेस्टिंग की बात आती है। सही कहा? हाँ, बैक टेस्टिंग का मतलब है अपने बनाए हुए नियमों को पिछले यानी ऐतिहासिक डेटा पर चलाकर देखना कि उसने कैसा प्रदर्शन किया होता। ये एक तरह का, क्या कहते हैं, सिम्युलेशन है। और इसमें क्या देखना होता है? बैक टेस्टिंग करते समय कुछ आंकड़ों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला है ड्रॉडाउन, यानी सिस्टम में लगातार कितना अधिकतम नुकसान हुआ। अगर किसी सिस्टम का ड्रॉडाउन 50% है तो क्या आप अपनी आधी कैपिटल को खत्म होते देख पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा है विन रेट, यानी कितने प्रतिशत ट्रेड मुनाफे में रहे। और तीसरा सबसे जरूरी है एक्सपेक्टेंसी, यानी हर ट्रेड पर औसतन कितना लाभ या हानि हुई। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। मैंने सुना है कि लोग बैक टेस्टिंग में हेर-फेर करके शानदार नतीजे दिखा सकते हैं। मैंने अपने शुरुआती दिनों में एक सिस्टम बनाया था जिसकी बैक टेस्ट रिपोर्ट किसी सपने जैसी थी। 60% विन रेट, बहुत छोटा ड्रॉडाउन। मुझे लगा मैंने सोने की खान खोज ली है। और फिर? लेकिन जब मैंने असली पैसा लगाया तो पहले महीने में ही 30% कैपिटल गंवा दी। अरे! बाद में पता चला कि मेरा बैक टेस्ट ओवरफिट था। मैंने उससे पिछले डेटा के लिए इतना परफेक्ट बना दिया था कि वो भविष्य की किसी भी डेटा पर काम ही नहीं कर सकता था। ये एक क्लासिक गलती है। अच्छा। इसीलिए बैक टेस्टिंग भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं है, लेकिन ये बिना किसी तैयारी के अंधेरे में तीर चलाने से कहीं बेहतर है।
ये आपको आपके सिस्टम की ताकत और कमजोरियों का एक ईमानदार अंदाजा देती है। तो चलिए अब तक की कहानी को जोड़ते हैं। हमारे पास एक बेहतरीन सरल सिस्टम है, सॉलिड 2% का रिस्क मैनेजमेंट नियम है और हमने उसकी ईमानदारी से बैक टेस्टिंग भी कर ली है, जिसके नतीजे अच्छे आए हैं। अब तो सफलता निश्चित लग रही है। लेकिन असली दुनिया में इसके बाद भी ज्यादातर ट्रेडर्स क्यों फेल हो जाते हैं? यहां से चर्चा अपने अंतिम और शायद सबसे मुश्किल पड़ाव पर पहुंचती है। ट्रेडर का मनोविज्ञान, यही सबसे बड़ी पहेली है। हाँ, और इसका जवाब ट्रेडिंग के सबसे बड़े विरोधाभास में छिपा है। एक सफल सिस्टमैटिक ट्रेडिंग सिस्टम का विरोधाभास ये है कि पैसा कमाने के लिए आपको लगातार गलत होने में सहज होना पड़ेगा। लगातार गलत होने में सहज होना पड़ेगा। हाँ, एक सिस्टम जिसका विन रेट सिर्फ 40% है, वो भी अविश्वसनीय रूप से लाभदायक हो सकता है अगर उसका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो। यानी जब आप जीतती हैं तो बड़ा जीतती हैं और जब हारती हैं तो छोटा हारती हैं। पर 10 में से 6 बार गलत होना, ये तो सुनने में ही बहुत मुश्किल लग रहा है। हमारा पूरा जीवन तो सही होने की कोशिश में ही निकल जाता है। बिल्कुल, और इसीलिए लोग फेल हो जाते हैं। वो भावनात्मक रूप से 10 में से 6 ट्रेड में नुकसान झेल ही नहीं पाते, भले ही उन्हें पता हो कि गणितीय रूप से वो अंत में मुनाफे में रहेंगे। तो सिस्टम छोड़ देते हैं। वो सिस्टम को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि सिस्टम में कोई कमी है, बल्कि इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनका अहंकार लगातार हो रही हार को बर्दाश्त नहीं कर पाता। 2-3 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वो सोचने लगते हैं, शायद इस बार सिस्टम गलत है, मैं इसे ओवरराइड कर देता हूँ। या एक बड़ा मुनाफा देखकर वो लालच में आ जाते हैं और नियम से पहले बाहर नहीं निकलते। बिल्कुल, और यहीं पर वो मनोवैज्ञानिक चुनौती सामने आती है। जब आपका सिस्टम लगातार 4 या 5 बार स्टॉप लॉस हिट करता है, जिसे ड्रॉ डाउन का दौर कहते हैं, और जो हर सिस्टम में आता ही है, उस वक्त अनुशासन बनाए रखना, उस वक्त भी अपने सिस्टम पर भरोसा करना, ये कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। उस वक्त रिवेंज ट्रेडिंग का ख्याल आता होगा कि मुझे बाजार से अपना पैसा वापस लेना है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, रिवेंज ट्रेडिंग। या फिर डर की वजह से अगले सिग्नल पे ट्रेड ही ना लेना और फिर देखना कि वही ट्रेड सबसे बड़ा प्रॉफिट देता है। यहीं पे वो सबसे मजबूत और अंतिम लाइन आती है जो इस पूरी चर्चा का सार है। क्या? सिस्टम फेल नहीं होता, इंसान डिसिप्लिन तोड़ देता है। जब कोई ट्रेडर कहता है कि उसका सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो 90% मामलों में सच्चाई ये होती है कि वो खुद उस सिस्टम का पालन नहीं कर रहा। असली सिस्टम आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं है। असली सिस्टम वो है जिसे आप अपने अहंकार, डर और लालच को प्रबंधित करने के लिए बनाते हैं। खेल सिस्टम का नहीं, बल्कि अनुशासन का है। तो इस पूरी चर्चा के बाद अगर हमें एक सफल सिस्टम ट्रेडर की पहचान करनी हो, तो वो चार्ट पढ़ने की काबिलियत से नहीं, बल्कि कुछ और ही विशेषताओं से होगी। सही बात है। जैसे कि पहला, वो भविष्यवाणी नहीं करता, वो सिर्फ संभावनाओं पर काम करता है और अपने सिस्टम के सिग्नल का पालन करता है। हाँ, नतीजा मायने रखता है। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से सारांशित किया है। अंत में यह सब एक अंतिम विचार पर आकर टिक जाता है। फ्यूचर्स में जीतने के लिए पहले सिस्टम को जीतने दो, फिर पैसा अपने आप आएगा। सिस्टम को जीतने दो। हाँ, इसका मतलब है कि अपनी मैं वाली भावना और अंदाजों को पीछे रखकर पूरी तरह से प्रक्रिया पर भरोसा करें। जब प्रक्रिया सही होगी तो परिणाम भी देर सवेरे सही होंगे। ये एक बिजनेस चलाने जैसा है, जुआ खेलने जैसा नहीं। ये पूरी चर्चा नियमों, प्रक्रियाओं और अनुशासन का पालन करने के बारे में थी। पर जाते जाते एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या हो अगर ट्रेडिंग का असली सिस्टम चार्ट पर बने मूविंग एवरेज या RSI जैसे इंडिकेटर्स के बारे में हो ही ना? क्या हो अगर असली सिस्टम खुद के मनोविज्ञान और पूर्वाग्रहों को प्रबंधित करने का एक आंतरिक ढांचा बनाने के बारे में हो? शायद असली खेल चार्ट पर नहीं, बल्कि ट्रेडर के दिमाग के अंदर है।